आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि हो सकता है कि गूगल के पास आपके सारे सवालों का जवाब ना हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल सुनने आया हूं और आप ये क्या बात कर रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना ना हो। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग करियर नहीं बना पा रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, उसके दो मेन रीजन हैं। पहला कि सही नॉलेज की कमी और दूसरा ज्यादा लोगों को फॉलो करना। एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको इन चार बातों को समझना बहुत जरूरी है: टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन। कुछ लोग जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को ही इंट्राडे ट्रेडिंग का बेस मान लेते हैं, वो एक गलती करते हैं और मार्केट उन्हें बाहर कर देता है। और वहीं दूसरी ओर जो मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन बस को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। इस ऑडियो बुक सीरीज में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं, जिससे आपका फंडामेंटल सही हो और आप सही नॉलेज ले। आप सुन रहे हैं ऑथर इंद्रजीत संतराज की लिखी बुक सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग की फुल ऑडियो बुक सीरीज। विराट कोहली से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर में से एक हैं, आपको कैसा लगता है? इसके रिप्लाई में विराट ने कहा कि मैं गेम पर फोकस करता हूं, मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं, कौन सी रैंकिंग है, ये सब नहीं सोचता, क्योंकि क्रिकेट सबसे बड़ा है। प्लेयर्स आएंगे और जाएंगे, आप खेलने पर ध्यान दो, सीखते रहो, आप सफल हो जाओगे। बिल्कुल सेम इंट्राडे ट्रेडिंग में लागू होता है। सबसे बड़ा मार्केट ही है, आप सही करोगे तो 100% रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपका मूड कैसा है? इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। एक और मजेदार बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मैं प्रॉफिट बना के ही एग्जिट करूंगा, चाहे जो हो जाए। और ऐसे इमोशंस में फंसकर ज्यादातर लोग अल्टीमेटली अपना नुकसान ही करते हैं। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप एक पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। अपने इमोशंस को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे बैलेंस करें, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, तो आपको इस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि जो मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं उससे आप बच सकें। इसमें आप प्राइस लेवल, कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट टूल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीख सकते हैं। साथ ही इसमें विराट कोहली के 4 सक्सेस फार्मूलाज, जो कि आपको एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक के शानदार सफर को और जानते हैं कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बना जाए। Why intraday trading is a losing game for money traders? कई ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक लूजिंग गेम क्यों है? दन दन दन। सुबह की यूजुअल वेकअप बेल ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। ठीक 4 बजे थे। विपश्यना मेडिटेशन प्रोग्राम का ये 9वां दिन था, लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि शाम तक मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैं उन सभी क्रेजी आइडियाज़ को लिख सकता हूँ जो पिछले 8 दिनों के इंटेंस मेडिटेशन हर दिन 14 घंटे में मेरे दिमाग में आए। मेडिटेट करो, कुछ सवालों का जवाब गूगल नहीं दे सकता। मैं वहाँ एक वजह से था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने करियर में बेस्ट मनी बनाने के दिन मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतना माइजरेबल दिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं 10 दिनों के इंटेंस विपश्यना प्रोग्राम में जाने का फैसला किया, जिसे मैंने कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। मैं नहीं जानता था कि मैं अपने दुख की वजहों को जानना चाहता हूँ या मैं एक डे ट्रेडर के रूप में सुधरना चाहता हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रोग्राम को पूरा करने का फैसला किया। काफी मशक्कत के साथ मैं प्रोग्राम के 9वें दिन पहुंचा। 9वें दिन दोपहर तक सभी मेडिटेशन सेशंस बहुत अच्छे से चले। फिर मैंने मोबाइल और जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा देखा। किसी तरह मुझे उन्हें वापस लेने की कोई इच्छा नहीं हुई। इसके अलावा मैं उस सुकून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो मैंने पिछले 8 दिनों में पाया था। शाम तक हमें एक दूसरे के साथ बात करने की इजाजत दी गई।
विपश्यना प्रोग्राम में लोगों को 9वें दिन शाम तक मौन व्रत रखना था और मैंने पैगोडा के पास एक छोटी सी गैदरिंग देखी। मैं वहीं खड़ा हो गया और धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। जब मैंने ग्रुप में अपना इंट्रोडक्शन दिया तो एक आदमी तुरंत चिल्लाया, वाह, यहाँ एक और स्टॉक मार्केट ट्रेडर है। मैंने कहा, क्या तुम सीरियस हो? उसने कहा, हाँ, कुछ मिनट पहले मैंने उनसे बात की थी। वो गोरा है और उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ है। मैंने जवाब दिया, ओके, मुझे चेक करने दो। मैं पूरे कैंपस में घूमता रहा, लेकिन मुझे सफेद कुर्ता पहने हुए गोरा आदमी कोई दिखा ही नहीं। अगले दिन मैंने उसे देखा और हमने कुछ देर बात की। मैं चौंक गया जब मुझे पता चला कि पिछले हफ्ते ही उसने फुल टाइम डे ट्रेडिंग करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ प्रोग्राम में आया था। कुछ टाइम बाद हम फिर से प्रोग्राम की क्लियरिंग क्यू में मिले और उन्होंने अपनी पत्नी को मुझसे मिलवाया। दोनों जवान, प्यारे और हैप्पी कपल थे। उसी समय मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। यदि पैसा बनाने में नहीं तो कम से कम डे ट्रेडिंग में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट न खोने में। प्रोग्राम पूरा होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। वे मेरी तरह जल्दी उठने वालों में से थे, इसलिए एक दिन मैं उनके घर नाश्ता करने गया। नाश्ते के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिंग सिस्टम समझाना शुरू किया, जिससे उन्हें अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने और करियर के रूप में फुल टाइम ट्रेडिंग करने का कॉन्फिडेंस मिला। मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने एक सुपर ट्रेड इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक सिंपल सिस्टम तैयार किया जो एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड कर रहे थे और इसलिए उन्हें अपने ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट मिले। इस लिमिटेड फेवरेबल एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड या एक नैरो रेंज पीरियड में चला जाता है तो उसके सिस्टम का क्या होता है। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन वहीं सिस्टम साइडवेज एनवायरनमेंट में बहुत ही खराब रिजल्ट शो करता है जब मार्केट वोलाटाइल होती है। इसी तरह एक मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम लो खरीदें और हाई बेचें साइडवेज ट्रेंड में अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन ये ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में बुरी तरह से फेल हो जाती है। तो आदमी को अपने ट्रेडिंग के साथ मार्केट के इन अलग अलग फेज का एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम या कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट कर पाए कि कब ये काम करता है और कब फेल होता है। मार्केट की फेवरेबल कंडीशन में वो पिरामिड की कंडीशंस के बारे में सोच सकता है और दूसरे मामलों में उसे ट्रेडिंग को अवॉइड करने या पर ट्रेडिंग कम जोखिम लेने के लिए नए रूल्स डेवलप करने चाहिए। मैंने उसे ये सारी बातें समझाई। इसके अलावा मैं उनसे संपर्क में रहा और समय समय पर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जरूरी जानकारी शेयर करता रहा। कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना खुद का डे ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करती है और आज वो एक ट्रेडर की फ्रीडम का मजा ले रहे हैं। मैं कहानी के बचे भाग को बाद के चैप्टर्स में सही समय पर शेयर करूंगा, जैसे कि मेरे दुख की वजह जब मैंने बहुत पैसा कमाया और मेरे दोस्त ने सफल ट्रेडिंग की और कैसे प्रोग्रेस की। इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ एक T20 क्रिकेट गेम क्यों है? T20 क्रिकेट सबसे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। हर क्रिकेटर हर खेल के लिए इनक्रेडिबल प्रिपरेशन करता है और खामियों के बिना इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी T20 गेम की तरह एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। दोनों खेलों में स्टेक्स हाई होते हैं और जो खेल जीतने में लगता है वो उससे कहीं ज्यादा है जो आप अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। 2011 ICC वर्ल्ड कप खिताब के लिए भारत को कोचिंग देने वाले गैरी कर्स्टन ने कहा, हम इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस से हट गए हैं और उस पर ध्यान जो हम एक टीम की तरह हासिल करना चाहते थे। कई खिलाड़ियों ने खुलासा किया कि गैरी 90% से ज्यादा टाइम वीडियो फुटेज, इन गेम प्रोबेबिलिटीज और स्ट्रेटजीज एनालिसिस करने में लगाते थे। गैरी और MS दोनों खेल से एक दिन पहले स्ट्रेटजीज समझाते थे। जब खिलाड़ी फाइनली मैदान पर कदम रखते थे वे सिर्फ प्री डिजाइन की गई स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसी तरह ट्रेडर्स को खेल शुरू होने से पहले अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजीज प्लान करनी चाहिए। अगर आप एक लाइव मार्केट में डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तैयार करने का सोच लेते हैं तो आप बड़े लेवल पर फेलियर के लिए खुद को सेट कर रहे हैं। क्रिकेट कोच और कप्तान एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, वे एक प्लान बनाते हैं
अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी करनी चाहिए? क्या हमारा गोल पहले पावर प्ले में एग्रेसिवली स्कोर करना है या जितना पॉसिबल हो सके विकेट बरकरार रखना है और आखिरी के कुछ ओवरों में ज्यादा रन बनाना है? इंट्राडे ट्रेडर्स को इसी तरह की स्ट्रेटजीज के साथ अपना प्लान तैयार करना चाहिए। मैं एक ट्रेडिंग डे में कितने ट्रेड कर रहा हूं, पर ट्रेड परसेंट रिस्क क्या है, किसी भी ट्रेड डे पर अधिकतम परसेंट रिस्क कितना होना चाहिए, इन नियमों को कब तोड़ें? डे ट्रेडर्स के लिए नंबर्स बहुत जरूरी हैं। एक डे ट्रेडर जानता है कि उसके ऑप्शंस बाइंग ट्रेडिंग सिस्टम में केवल 30% सफलता का रेशियो है, फिर उसके फेल होने का रेशियो 70% है और इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसे लगातार कई असफल ट्रेड मिलेंगे। मान लें कि वो इमोशनली अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 30% तक होने में कंफर्टेबल है। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने ऑप्शन बाइंग सिस्टम में पास्ट में 10 सक्सेसिव फेल्ड ट्रेड हुए। ऐसे में उसे हर ट्रेड पर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। कुछ T20 खेलों में लोग क्रिकेट अंपायरों को दोष देते हैं और कहते हैं कि उनकी गलती की वजह से उन्हें खेल में प्राइस चुकानी पड़ी, लेकिन सच्चाई कड़वी है। अंपायरों की वजह से कभी किसी का खेल खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कभी कभार उन्होंने गलती की हो, लेकिन ये टीम ही है जो अंत में खेल जीतती या हारती है। यदि कोई टीम अपोनेंट के सभी 10 विकेट लेती है या 50 से 100 प्लस रन बनाती है तो अंपायर कॉल मायने नहीं रखती। इसी तरह मार्केट को डे ट्रेडर से कोई शिकायत नहीं है। डे ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग टाइप है। अगर आप सही हैं तो मार्केट आपको पैसे का रिवार्ड देता है और अगर आप गलत हैं तो ये आपके पैसे वापस ले लेता है। 5 कारण क्यों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में छलांग लगाते हैं। आम लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग एक रोमांचक और मिस्टीरियस एक्टिविटी है। यूट्यूब पर आकर्षक प्रॉफिट मेकिंग वीडियो एड सबसे ज्यादा एक्साइट करते हैं। अगर आप किसी आदमी से इंट्राडे ट्रेडिंग सुनते ही उसके दिमाग में आने वाले शब्द बोलने को कहते हैं तो वो या तो पैसा या डर कहते हैं। मैं आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंजिंग है और ज्यादातर लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि ये जानते हुए कि मेजॉरिटी अपना पैसा गंवा देती है, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों छलांग लगाते हैं। क्योंकि अगर हम ये पता लगा लें कि प्रॉब्लम क्या है तो हम इसे सॉल्व करने के तरीकों की तलाश कर सकते हैं। आगे वो 5 आसान रीजंस हैं जो युवाओं को डे ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पहला, क्विक मनी। वॉरेन बफेट की हैसियत $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो फिर से 40 होने के लिए $99 बिलियन पे करने में खुश होंगे। ये इंडिकेट करता है कि टाइम हमारी सबसे बड़ा एसेट है। वॉरेन बफेट और टीम और उनके फॉलोअर्स को छोड़कर हम में से हर कोई क्विक मनी बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि हम समय का फायदा उठाना चाहते हैं जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। अगर नहीं तो आप इस बुक को नहीं उठाते। पैसा लाइफ में ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी देता है। हर कोई सोचता है कि क्विक मनी जनरेट करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैसीनो, लॉटरी और गैम्बलिंग के अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पैसा बनाने के क्विक प्लेटफॉर्मों में से एक है, लेकिन पहले 3 की तरह ये कुछ रिस्क के साथ आता है और स्पेसिफिक स्किल्स की मांग करता है। अगर आप इन सभी रिस्क से कम करने वाले रीजंस को जाने बिना और नेसेसरी स्किल्स डेवलप करने के पहले ट्रेड कर रहे हैं तो आप केवल एक और लूजिंग प्लेयर बन जाएंगे। दूसरा, स्मॉल कैपिटल। कुछ साल पहले मैं एक छोटे से कमिटेड ट्रेडर्स ग्रुप को एक पोजिशनल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था। इसमें हर महीने के आखिर में एक कैचअप मीटिंग शामिल थी। ऐसी ही एक मीटिंग में मैंने देखा कि ग्रुप के कई मेंबर इतने खुश नहीं थे। मैं वजह को गेस नहीं कर सका क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने पिछले महीने लगभग 8-10 ट्रेड किए थे। इन सभी ट्रेडों में से 3-4 ट्रेड ब्रेक इवन थे। एक ट्रेड ने स्टॉप लॉस लिया था और बाकी ट्रेडों से छोटा छोटा फायदा हुआ था। इसलिए कुल मिलाकर उन्होंने उस महीने में लगभग 2 से 4% रिटर्न कमाया। ये परफॉर्मेंस भी तब आया जब निफ्टी गिरावट में था, लेकिन उनमें से ज्यादातर सेटिस्फाइड नहीं थे। जब मैं बात की तह तक गया तो मुझे इसकी वजह समझ में आई। मैंने उन्हें कहा था कि वे 1 लाख रुपए की छोटी पूंजी लगभग $1300 से शुरुआत करें।
तो उस पूंजी का यूज करके उन्होंने 2000 से 4000 रुपए यानी 25 से $50 बनाए। उनमें से ज्यादातर केवल ये देख रहे थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, यानी 2000 रुपए से 4000 रुपए। वे सोच रहे थे कि इस छोटी सी अमाउंट से बिल्स पे करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 2 से 4% रिटर्न मार्केट की एडवर्स कंडीशन में पाया, और अगर वे उसी प्रोसेस को जारी रखते हैं तो वे हर साल 24 से 48% बनाते, कंपाउंडिंग को इग्नोर करने के बाद, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए रिमार्केबल रिटर्न है। जब मैंने ये समझाया तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट अपने आप दूर हो गई। उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिटेल ट्रेडर्स के साथ सबसे सिग्निफिकेंट इश्यू में से एक है। बहुत से ट्रेडर्स स्मॉल कैपिटल से शुरू करते हैं और कैपिटल पर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रिटर्न नहीं देखते हैं। वो पहले दिन से ही वो अपनी छोटी पूंजी के बावजूद इतना मनी पैदा करना चाहते हैं कि वे अपने बिलों का भुगतान कर सकें। अगर कोई ट्रेडर इस फैक्ट को समझता है और अपनी विनिंग सिस्टम के साथ लगातार बने रहने के लिए सही एक्शन लेता है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग गेम में बना रहेगा और आखिरकार पैसा कमाएगा। तीसरा, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं। कुछ ट्रेडर आधी रात को अचानक ऐसे जाग जाते हैं मानो उन्होंने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन वे SGX निफ्टी या डो जोन्स के लेवल को देखने के लिए जागते हैं। उनमें से ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और वे मार्केट में एक ओपन पोजीशन में हैं। ऐसे में उनके मन में एंग्जाइटी भर जाती है और उनके अचानक उठने की वजह बनती है। सौभाग्य से इंट्राडे ट्रेडर्स इससे नहीं गुजरते जब तक कि वे अपनी पोजीशन नहीं रखते, क्योंकि हम मार्केट बंद होने से पहले अपनी सभी पोजीशन को बंद कर देते हैं। ज्यादातर देशों में इस कम रिस्क की वजह से डे ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट्स भी मिलता है। चौथा, नॉलेज की कमी। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये एक सरप्राइजिंग रीजन हो सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब कई ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक बिगिनर जो बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता एक ट्रेडिंग खाता खोलता है और ऑर्डर पंच करना शुरू करता है, तो ज्यादातर ब्रोकर अपने डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप के रूप में MIS यानी मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ को पॉपुलेट करते हैं। इसलिए EOD यानी एंड ऑफ द डे द्वारा पोजीशन ऑटोमेटिकली चुकता हो जाएगी। इसलिए वे मानते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब केवल इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी तरह के ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करें, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे कैसे काम करते हैं तो कोई भी ट्रेडिंग टाइप चुनें जो आपके माइंडसेट को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपके लिए मैनेज करना आसान हो। पांचवा, पेशेंस की कमी। जहां तक मुझे याद है मैं एक इम्पेशेंट पर्सनैलिटी रहा हूं, लेकिन मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया और एक बेस्ट क्वालिटी जो उसने दी है वो है पेशेंस। लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए 2-3 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन वे 30 से 40 साल नौकरी में बिता देंगे और पूरी लाइफ गरीबी में काट देंगे। वे एक ही झटके में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सभी ट्रेडिंग ट्रिक्स सीखने के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं। वे मानते हैं कि डे ट्रेडिंग में कम स्किल्स की जरूरत होती है और ट्रेडों को मैनेज करने के लिए केवल कुछ मिनटों की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास प्रॉपर पेशेंस नहीं है तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना जुनून या एनर्जी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप जल्द ही डे ट्रेडिंग में हार जाएंगे। हमेशा याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि रोम हर दिन बनाया गया था। लोग असल में डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। एक दिन मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी का फोन आया। उसने अपना परिचय दिया और जानना चाहा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना पॉसिबल है। मैंने उसे बताया कि ये उस इंसान पर डिपेंड करता है, मार्केट के लिए उसकी इच्छा और इस पर कि वो अपने ट्रेडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा मैंने ये भी समझाना शुरू किया कि कैसे मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। लेकिन 2 मिनट के अंदर उन्होंने अचानक मेरा एक्सप्लेनेशन बंद कर दिया और कहा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जानता हूं और मैं इसे 20 साल से कर रहा हूं। उनके अचानक रूड रिस्पॉन्स ने 3 चीजों की ओर इशारा किया। पहला,
वो सोचता है कि अगर कोई शख्स एक MIS ऑर्डर यूज करके एक ट्रेडिंग दिन के अंदर शेयर बेचना और खरीदना जानता है, वो शख्स इंट्राडे ट्रेडिंग जानता है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग की उसकी लिमिटेड डेफिनेशन है। दूसरा, उसके पास पेशेंस की कमी है और वो मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए एक क्लोज्ड माइंडसेट रखता है। जब तक वो इस माइंडसेट को नहीं बदलता, मुझे डाउट है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बना पाएगा। तीसरा, इन 20 सालों से वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। वो अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस के बेस पर हर दिन रैंडमली कुछ दांव लगा रहा था। गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम और डे ट्रेडिंग अक्सर एक ही तरह से समझे जाते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि वे सभी सेम हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक फेमस कहावत है, ड्राइंग अ सर्कल एंड वेटिंग फॉर अ काउ टू एंटर इज गैम्बलिंग। एक सर्कल खींचना और गाय का उसके अंदर से गुजरने का वेट करना गैम्बलिंग है। गाय को ढूंढना और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाना ट्रेडिंग है। मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, लेकिन ये गैम्बलिंग और ट्रेडिंग का फर्क एकदम सही तरीके से बताता है। ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं। इफ यू आर गेसिंग, यू आर गैम्बलिंग। एक स्थानीय सब्जी विक्रेता जो अपने ठेले से गली गली सब्जियां बेचता है, प्राइमरी बाजार या आसपास के गांवों से थोक में सब्जियां खरीदता है और कम क्वांटिटी में कई लोगों को ज्यादा प्राइस पर बेचता है। आपको लगता है कि वो गैम्बलिंग है? यदि आपका आंसर है नहीं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग नहीं है। सब्जी विक्रेता अपना हिसाब लगाता है और कुछ फायदा कमाने के लिए सब्जियों को ऊंचे दामों पर बेचता है। उसी तरह कीमतों में उतार चढ़ाव का हिसाब करने और ट्रेडों को लेने के लिए डे ट्रेडर्स की अपनी तकनीक होती है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि बहुत से लोग इस एनालाइजेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए जरूरी स्किल सीखने के लिए मेहनत नहीं करते हैं और सीधे इंट्राडे बेट्स लगाना शुरू कर देते हैं। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। IPL ने भारतीय क्रिकेट के माहौल को बड़े लेवल पर बदल दिया, बल्कि ये कई युवा भारतीय क्रिकेटरों के लिए अपना टैलेंट दिखाने और देश के लिए खेलने का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। लेकिन कई लोग IPL के हर मैच पर सट्टा लगाते हैं और वे पैसे गंवा देते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि IPL खराब है? IPL सिर्फ एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है। ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और इस तरह नेशनल के लिए खेलना चाहता है, या सभी पैसे गंवाने के लिए कुछ बेवकूफ़ी से भरे मामलों पर बेट करना चाहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग IPL की तरह है। कोई इसका यूज अच्छा और पैसा कमाने के लिए या फिर सारा पैसा गंवाने के लिए गैम्बलिंग सोर्स की तरह कर सकता है। आप कौन सा चुनते हैं? सक्सेस के लिए विराट कोहली के 4 नियम। क्या आप जानना चाहते हैं कि विराट कोहली इस प्लेनेट पर सबसे सफल क्रिकेटर क्यों है? कई रीजंस हैं, लेकिन आइए केवल 4 रीजंस की स्टडी करें और समझें कि उन्हें कैसे लागू करें इंट्राडे ट्रेडिंग में। पहला, खेल के लिए कमिटमेंट। दिसंबर 2006 की बात है। विराट 18 साल के थे और वो दिल्ली की ओर से एक रणजी मैच में खेल रहे थे जो कर्नाटक के खिलाफ था। वो रात भर में 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन उनके पिता को एक हार्ट अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। सभी को उम्मीद थी कि विराट चले जाएंगे, लेकिन सभी के लिए ताज्जुब की बात रही कि वो बल्लेबाजी करने के लिए लौटे, जबरदस्त तरीके से 90 रन बनाए और मैच बचा लिया। क्या आप उसकी कमिटमेंट के लेवल को इमेजिन कर सकते हैं? मार्केट के लिए अपनी कमिटमेंट की कमी के लिए लोग कई बहाने बनाते हैं। इन बहानों में नौकरी का दबाव, फैमिली इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नॉलेज की कमी वगैरह वगैरह शामिल है। लेकिन आपकी लाइफ में या तो बहाने या रिजल्ट हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो बहाने के बारे में बात करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप बहाने नहीं बनाते तो आपका दिमाग प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता खोज लेगा। दूसरा, फोकस का पावर। आजकल हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से हमारे मन को अपने गोल पाने से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने काम पर फोकस कर सकते हैं तो सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। विराट इसमें मास्टर हैं और वो हमेशा क्रिकेट पर फोकस करते हैं। कई ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग सिस्टम पर टिक पाते हैं। जब आप किसी आदमी के साथ कुछ टाइम के लिए रहते हैं, तभी आप अलग अलग कंडीशंस में उस शख्स के नेचर को जज कर सकते हैं।
इसी तरह जब कोई ट्रेडर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का काफी समय तक यूज करता है, तभी उसे पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कब ज्यादा फायदा देती है या कब नुकसान देती है, वगैरह।